नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का 1 दिसंबर 2023 का एक ऑर्डर आया है। ये ऑर्डर है हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद, जिसमें वो अपीलेंट्स थे वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर्स। ये जो स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर्स हैं वो रेस्पोंडेंट हैं, और ये क्रिमिनल अपील नंबर 3589/2023 का जो क्रिमिनल अपील है, इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है। तो इस ऑर्डर में जो कंटेंट्स हैं उसको समझने से पहले एक जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक 3 बेंच की एक जजमेंट थी, जो कि उस जजमेंट में बताया था, जो उस केस का टाइटल था कि एशियन रीसरफेसिंग ऑफ रोड एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस सीबीआई। तो इस जजमेंट में माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो 3 ऑनरेबल जजेस की जो बेंच थी, उन्होंने ये एक जजमेंट प्रोनाउंस की थी कि जितने भी स्टे के जो मैटर्स हैं, चाहे वो सिविल हो चाहे क्रिमिनल हो, अगर वो जिसमें स्टे ग्रांट किया जाता है तो वो 6 महीने के बाद वो स्टे है वो जो है वो लैप्स हो जाएगा। मींस जो ट्रायल कोर्ट के पास ये पावर होगी कि वो प्रोसीडिंग्स को स्टार्ट कर सकती हैं। मान लीजिए किसी केस में हाई कोर्ट ने किसी ऑर्डर पे मतलब किसी केस में स्टे ग्रांट कर दिया, ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को स्टे कर दिया, तो 6 महीने तक ही वो स्टे जो है वो लगेगा, और 6 महीने के बाद ट्रायल कोर्ट के पास पावर होगी वो स्टे को होने के बाद भी वो उसको कंटिन्यू कर सकती हैं, अनलेस जब तक हाई कोर्ट या फिर कोई भी अपीलेट कोर्ट है वो कोई स्पीकिंग ऑर्डर नहीं देती हैं कि स्टे को फर्दर एक्सटेंड कर दिया जाए। और साथ में ये डायरेक्शंस भी दी थी, जब भी कोई हाई कोर्ट या कोई अपीलेट कोर्ट होंगी, ऑनरेबल कोर्ट होंगी, वो जब भी कोई स्पीकिंग ऑर्डर देंगी तो उनको रीजंस जो हैं वो बताने होंगे कि क्यों आगे स्टे की एक्सटेंशन दी जा रही है। तो ऐसा ये निर्णय माननीय सुप्रीम कोर्ट का 3 ऑनरेबल बेंच का जो ऑनरेबल जजेस की जो बेंच थी, उन्होंने ये ऑर्डर ये पास किया था। तो अब इसी ऑर्डर पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये लार्जर बेंच पे भेज दिया है, क्योंकि स्टे इस ऑर्डर को आगे करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए कि क्या इसमें कुछ बदलाव किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। तो इसको माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो 3 ऑनरेबल जजेस की जो बेंच थी, उन्होंने डायरेक्शंस दिए कि इसको ऑनरेबल 5 जजेस की बेंच में भेजा जाए। तो आइए देखते हैं, समझते हैं कंटेंट्स क्या थे और हुआ क्या था। और ऑर्डर के कंटेंट्स को जब तक हम पूरा समझेंगे, पढ़ेंगे नहीं, तभी उसके बाद ही हम समझ पाएंगे। तो यहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पहला पैराग्राफ में बताया कि नोटिस था वो इशू कर दिया है, और स्टैंडिंग काउंसिल जो अपेयर हुए थे स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के, उन्होंने नोटिस है इसलिए वो रिसीव कर लिया, तो इसलिए सर्विस थी उसको वेव कर दिया है। और अब यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और सॉलिसिटर जनरल है, और या फिर सॉलिसिटर जनरल है, वो असिस्ट करेंगे इस कोर्ट को। तो पैरा नंबर 4 में बताया कि एक जजमेंट आई थी एशियन रीसर्फेसिंग ऑफ रोड एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस सीबीआई। तो यहाँ पर बताया कि जो डिविजनल बेंच थी हाई कोर्ट की, उन्होंने ये पैरा नंबर 11 ऑफ दिस जजमेंट में यहाँ पर जो एक फॉलोइंग क्वेश्चंस थे वो जो है वो फ्रेम्ड किए थे। तो पहला क्वेश्चन ये था कि डिविजनल बेंच ऑफ हाई कोर्ट ने ये फ्रेम किया था कि पहला क्वेश्चन ये था कि जो ऑर्डर है, जो फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस अंडर 1988 एक्ट के अंदर, क्या उसको इंटरलोकेटरी ऑर्डर ट्रीट किया जाएगा, जिससे रिविजनल कोर्ट की जो पावर है वो बार्ड की जा सके। तो 2 तरह के ऑर्डर्स होते हैं, पहला एक फाइनल ऑर्डर होता है और दूसरा इंटरीम या इंटरलोकेटरी ऑर्डर जिसे कहते हैं। तो इंटरलोकेटरी ऑर्डर जो है वो फाइनल नहीं होता है। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा था कि क्या अगर जब भी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर कोई चार्ज फ्रेम होंगे तो क्या उससे इंटरलोकेटरी ऑर्डर मान लिया जाएगा। अगर इंटरलोकेटरी ऑर्डर मान लिया जाएगा तो रिविजन कोर्ट की जो पावर नहीं होती है, क्योंकि रिवीजन कोर्ट की पावर है सिर्फ फाइनल ऑर्डर को ही के ऊपर ही वो
अपना जो है जो पिटीशन जो है वो एंटरटेन कर सकती है और उसी को जो है वो मॉडिफाई या फिर जो पिटीशन फाइल की जाएगी रिवीजन तो उसको खारिज कर सकती है। लेकिन अगर वो ऑर्डर फाइनल होगा तभी वो इसके रिवीजन कोर्ट के पास पावर होगी। इंटरलोकेटरी और जो अगर ऑर्डर मान लिया जाएगा तो उसके ऊपर रिवीजन कोर्ट की पावर नहीं होती है। तो पहला क्वेश्चन तो ये डिविजनल बेंच ने फ्रेम किया था। अब दूसरा क्वेश्चन था कि जो लैंग्वेज एम्प्लॉयड की गई थी सेक्शन 19 ऑफ 1988 एक्ट के अंदर, तो जो क्या वो जो कि बार करती है रिवीजन को और जो बार भी करती है पावर अंडर 482 सीआरपीसी फॉर ऑल पर्पस। तो यहाँ पर ये बताया था कि क्या सेक्शन 19 ऑफ 1988 एक्ट का जो लैंग्वेज यूज की गई है उस सेक्शन के अंदर, तो क्या वो जो रिवीजन कोर्ट और जो हाई कोर्ट की पास जो पावर है वो खत्म हो जाएंगी जब बार्ड हो जाएंगी। क्योंकि अगर जो लैंग्वेज अब उस लैंग्वेज में क्या था सेक्शन 19, तो वो कोर्ट ने कहा क्या उस लैंग्वेज को के हिसाब से अगर वो पढ़ा जाए तो क्या उसको बार कर दिया जाएगा कि रिवीजन कोर्ट भी नहीं के पास पावर होगी, ना ही कोई हाई कोर्ट के अंदर पास पावर होगी। और फिर तीसरा क्वेश्चन ये फ्रेम था कि वेदर एन ऑर्डर फ्रेमिंग चार्ज कैन बी असेल्ड अंडर आर्टिकल 227 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो ऑर्डर जो फ्रेम किया जाएगा चार्ज का, तो क्या उसको चैलेंज किया जा सकता है माननीय सुप्रीम मतलब हाई कोर्ट में 227 के अंदर याचिका डाल के? क्या उसको जो ऑर्डर जो चार्ज किया जाएगा फ्रेम किया जाएगा चार्ज, उसको क्या चैलेंजेबल है हाई कोर्ट के समक्ष? वो उसको समय समक्ष पिटीशन फाइल करके आर्टिकल 227 के अंदर जो रिट पिटीशन जो होती है तो उसके अंदर क्या उसको फाइल किया जा सकता है, उसको चैलेंज किया जा सकता है? तो ये तीन क्वेश्चन थे वो फ्रेम किए थे। अब कोर्ट ने बताया पैरा नंबर 5 में बताया कि जब जजमेंट आई थी तो दिस कोर्ट मतलब माने सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो क्वेश्चन था वो कि वेदर एन ऑर्डर फ्रेमिंग चार्जेस, क्या वो ऑर्डर जो फ्रेम किया जाएगा चार्ज का वो इंटरलोकेटरी है? तो कोर्ट ने फर्दर ये भी कंसीडर किया कि जो अप्रोच अडॉप्टेड बाय दी जो अप्रोच अडॉप्ट करेगी हाई कोर्ट जो डीलिंग करेगी जो ऑर्डर को चैलेंज किया जाएगा इस ऐसे मैटर को, तो इस क्वेश्चन का आंसर देते समय तो कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट के पास पावर होगी इन एप्रोप्रिएट केस में। हर केस में नहीं, सिर्फ एप्रोप्रिएट केस के में हाई कोर्ट के पास पावर होगी कि वो चैलेंज कर सकती है ऑर्डर को जो फ्रेम करेंगे चार्ज। जब चार्ज फ्रेम होंगे तो उसके ऊपर वो चैलेंज को के पास जो हाई कोर्ट के पास पावर होगी वो जो चार्ज जो फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस होंगे उसको अगर वो चैलेंज किया जाएगा तो हाई कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन होगी तो वो स्टे दे सकती है। और लेकिन साथ में ये बताया कि जब कोर्ट प्रोसीड करने से पहले मैटर को एनालाइज करेगी कि जिसमें ऑर्डर जो है जो स्टे को अगर ऑर्डर दिया जाना है तो उस पर पहले उसको एनालाइज करेगी। तो उसने इस माननीय कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया था, तो वो पैरा नंबर 31 के जो कंटेंट्स हैं वो यहाँ बता दिए थे। तो इसमें बताया था कि जब स्टे ग्रांट किया जाएगा तो स्पीकिंग ऑर्डर जो है वो जरूर पास करेगी, जिसमें कोर्ट को बताना होगा, कोर्ट बताएगी कि ये एक्सेप्शनल नेचर का है और अगर डिले किया जाएगा स्टे पे मतलब अगर स्टे दिया जाता है तो डिले होगा तो जिससे जो प्रिजुडाइज नहीं होगा स्पीडियल ट्रायल ऑफ द करप्शन केस को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मींस कोई केस अगर स्पीडियल ट्रायल चल रहा है, तेजी से चल रहा है तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर स्टे ग्रांट कर देती है तो ये कोर्ट को बताना होगा अपने ऑर्डर में कि वो एक्सेप्शनल केस है, तो अगर स्टे हम ग्रांट कर देंगे तो इसमें कोई जो इंटरेस्ट होगा स्पीडी ट्रायल का उस पर कोई जो है करप्शन केस में कोई इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और साथ में ये बताया कि अगर स्टे ग्रांट कर दिया जाएगा तो तब प्रोसीडिंग्स जो है वो एडजॉर्न नहीं होगी, लेकिन कंक्लूड। प्रिय सब्सक्राइबर, हम आशा करते हैं कि यह संदेश आपको अच्छे स्वास्थ्य में पाए। किसी भी कोर्ट ड्राफ्टिंग की आवश्यकता हो जैसे पिटीशन, एप्लीकेशन, जवाब, रिजॉइंडर, रेप्लिकेशन, शिकायतें, संशोधन, अपील, उपभोक्ता शिकायतें आदि, तो कृपया निर्माता से संपर्क करें। आपकी विशेष आवश्यकताओं के लिए हम यहाँ हैं। कृपया हमें आपकी कानूनी सहायता की आवश्यकता के लिए चयन करने के लिए धन्यवाद। शुभकामनाएं। फिर कोर्ट ने कहा कि अगर स्टे ग्रांट कर दिया जाता है तो जो स्टे जो ग्रांट किया जाएगा वो नॉर्मली जो अनकंडीशनल होगा, अनकंडीशनली नहीं होगा और या फिर इनडेफिनिट ड्यूरेशन तक का नहीं होगा। और एप्रोप्रिएट कंडीशन में जो कंडीशंस है वो पार्टीज के ऊपर इम्पोज कर दी जाएंगी। जो जब स्टे ग्रांट किया जाएगा, जिसके फेवर में ग्रांट किया जाएगा स्टे, तो वो अकाउंटेबल होंगी, बाध्य होंगी अगर कोर्ट पाएगी कोई मेरिट नहीं है इस मैटर पे। तो कोर्ट ने ये हेल्ड किया पैरा नंबर 34 में कि मैटर जो अगर रिमेन पेंडिंग फॉर लॉन्गर पीरियड तो ऑर्डर ऑफ स्टे जो है वो वेकेट हो जाएगा फॉर दी ऑन एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स और अनलेस एक्सटेंशन इज ग्रांटेड बाय स्पीकिंग ऑर्डर। तो जब स्टे जो है जो कंटिन्यूइंग स्टे देना
जो होगा वो फाइनल डिस्पोजल ऑफ द ट्रायल बाय द ट्रायल कोर्ट होगा। तो टाइमलाइन जो फिक्स किया गया है इस फैक्ट को देखते हुए कि जब ट्रायल्स जो है वो कंक्लूड हो जाएंगे 1 से 2 साल के अंदर। फिर कोर्ट ने फिर पाया पैरा नंबर 36 के अंदर कि इन द व्यू ऑफ अबव जो सिचुएशन थी प्रोसीडिंग्स की काफी लंबे समय तक पेंडिंग रहेंगी, तो अगर स्टे ग्रांट किया जाएगा, अगर नीड्स टू बी रेमेडिड, और रेमेडी की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ करप्शन केसेस में नहीं है, बल्कि सिर्फ करप्शन केसेस तक ही सीमित नहीं है, लेकिन सिविल और क्रिमिनल केसेस में भी होगा। अगर जब स्टे दिया जाता है तो सिविल और क्रिमिनल केसेस प्रोसीडिंग्स भी हेल्ड अप हो जाती हैं। तो एट द टाइम्स जो अगर प्रोसीडिंग्स एडजॉर्न्ड हो जाती हैं, साइन डाउन मानी जाती हैं ऑन द अकाउंट ऑफ स्टे। तो अगर जब स्टे वेकेट हो जाता है तो इंटीमेशन नहीं रिसीव्ड होता है, तो प्रोसीडिंग्स जो है तब तक वो प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ाई नहीं जाती है। मान लीजिए कोर्ट ने एक बार सैनिटाइनिंग कर दिया कि स्टे ग्रांट कर दिया है, तो उसके बाद कहा कि जब तक कोई इंटीमेशन नहीं मिलता तब भी कोर्ट जो है वो आगे नहीं बढ़ाती है ऐसे प्रोसीडिंग्स पे। तो इस अटेम्प्ट को कोर्ट ने फिर कहा था उस पैराग्राफ में नंबर 36 में कहा था उस जजमेंट में कि इस सिचुएशन को रेमेडी करने के लिए तो कोर्ट ने एक डायरेक्शन पास की थी कि इसमें डायरेक्शन ये दी थी कि जितने भी पेंडिंग केस है जिसमें स्टे ग्रांट कर दिया जाता है सिविल और क्रिमिनल ट्रायल में जो ऑपरेट किया जा रहा है, तो वो अपने आप 6 मंथ्स के बाद अपने आप ही जो है वो खत्म हो जाएंगी। जो स्टे है वो 6 महीने तक ही सीमित रहेगा, उसके जो स्टे के बाद वो अपने आप लैप्स हो जाएगा। और सिर्फ एक्सेप्शनल केस में जब तक कोई कोर्ट जो है वो स्पीकिंग ऑर्डर नहीं ले आती है, मतलब हाई कोर्ट जो है वो कोई स्पीकिंग ऑर्डर नहीं देती है, तो तभी स्टे जो है वो एक्सटेंड किया जाएगा। मान लीजिए किसी कोर्ट ने भी जो स्टे ग्रांट कर दिया है, तो ट्रायल कोर्ट के पास इंटीमेशन नहीं बेशक पहुंचे या ना पहुंचे, 6 महीने के बाद उस जजमेंट में बताया था कि 6 महीने के बाद जो स्टे जो है वो खत्म हो जाएगा, लैप्स्ड हो जाएगा। अगर कोई हाई कोर्ट जो अपीलेट कोर्ट है, कोई माननीय कोर्ट जो है वो स्पीकिंग ऑर्डर नहीं देती है, तब तक जो है वो उसको आगे नहीं बढ़ाया जाएगा स्टे को। और जब स्टे ग्रांट भी किया जाएगा तो फिर वो उसके बाद भी जो अगर स्टे फ्यूचर में ग्रांट भी किया जाता है तो फिर वो भी 6 महीने के बाद एक्सपायर हो जाएगा। और फिर जब भी ऑर्डर आएगा, जब तक कि सिमिलर एक्सटेंशन नहीं देती है स्पीकिंग ऑर्डर का, मान लीजिए 6 महीने का एक्सटेंशन मिलता भी है उसको, फिर अगले 6 महीने के बाद भी वो दोबारा से फिर वो एक्सपायर हो जाएगा स्टे। और फिर जब तक उस केस अगले के फर्दर एक्सटेंशन में भी कोई स्पीकिंग ऑर्डर नहीं देती है, तब तक जो स्टे जो है उसके वहां तक ही सीमित रहेगा, जब भी डेट जो है कोर्ट जो ऑर्डर देगी। 6 महीने तक ही बताया था कि सीमित ही रहेगा। और जो स्पीकिंग ऑर्डर आगे फर्दर डायरेक्शन दी थी कि स्पीकिंग ऑर्डर इस तरीके का होगा कि एक्सेप्शनल, जब तक कि कोर्ट को लगेगा कि एक्सेप्शनल नेचर नहीं है, कि अगर कंटिन्यू स्टे देना जो होगा वो इंपॉर्टेंट होगा देन हैविंग द ट्रायल फाइनलाइज्ड। तो ट्रायल कोर्ट ने फिर आगे बताया था कि स्टे जो सिविल क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का दिया जाता है, तो मे डेट जो है डेट फिक्स जरूर कर देगी, जिससे नॉट बिफोर द 6 महीने से पहले तक की जो डेट, बियॉन्ड 6 महीने से पहले की डेट नहीं जरूर देगी, एक डेट जरूर देगी, सो दैट आज ताकि जो 6 महीने जब भी स्टे का जो पीरियड जो एक्सपायर होगा, प्रोसीडिंग्स जो है वो कमेंस हो जाए और जब तक भी एक्सटेंशन ऑफ स्टे जो है वो प्रोड्यूस ना किया जाए। तो यहाँ पर ट्रायल कोर्ट को भी एक डायरेक्शन दी थी, कहा था कि अगर जब भी कोई स्टे आता है तो वो भी कोई ऐसी डेट लगाए, डेट ऐसे लगाए कि 6 महीने से बाद की ना लगाए, बल्कि 6 महीने के अंदर की लगाए, ताकि प्रोसीडिंग्स को आगे कंटिन्यू किया जा सके। अगर जब तक कोई एक्सटेंशन ऑफ द जो कोई एक्सटेंशन नहीं मिल जाता स्टे का, तो फिर कोर्ट ने पैरा नंबर 37 में बताया था कि सारे पेंडिंग मैटर्स पेंडिंग थे हाई कोर्ट के और प्रिवेंशन और करप्शन एक्ट के, जितने भी सिविल और क्रिमिनल केसेस थे, अगर स्टे ऑफ प्रोसीडिंग्स और पेंडिंग ट्रायल जो है वो ऑपरेट हो रहे हैं, स्टे जो है ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाएगा आफ्टर 6 महीने के बाद फ्रॉम टुडे। और जितनी भी पेंडिंग केसेस थे उसमें भी यही बताया था कि 6 महीने के बाद सारे जो स्टेज है वो ऑटोमेटिकली लैप्स्ड हो जाएगा, अनलेस कोई स्पीकिंग ऑर्डर जो है अबव पैरामीटर्स में नहीं आ जाता है। और सेम जो है वो भी अडॉप्ट किया जाएगा सारे सिविल और क्रिमिनल और अपीलेट और रिविजनल कोर्ट्स में, जो भी जुरिस्डिक्शन होगा हाई कोर्ट की। और ट्रायल कोर्ट जो होगा जो भी एक्सपायरी ऑफ द पीरियड के बाद अपनी प्रोसीडिंग्स को रिज्यूम कर सकती हैं बिना किसी वेट किए कि इंटीमेशन का वेट किए बिना उसको जो है वो रिज्यूम कर सकती हैं, अनलेस कोई एक्सप्रेस ऑर्डर जो है वो नहीं प्रोड्यूस कर दिया जाता है। तो फिर आगे बताया कि अबव डायरेक्शंस ये इंडिकेट करती हैं, पैरा नंबर 9 में बताया कि अबव डायरेक्शंस ये इंडिकेट करते हैं कि जितने भी मैटर्स थे सिविल और क्रिमिनल के, ऑर्डर स्टे जो है एक दफा ग्रांट कर दिया जाएगा तो उसे फर्दर कंटिन्यू नहीं किया जाएगा बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, अनलेस
स्पेसिफिकली एक्सटेंडेड। और फिर साथ में बताया कि इन कोर्ट ने आगे पैरा नंबर 10 में बताया कि हमारे पास रिजर्वेशंस हैं इन रिगार्ड्स टू द करेक्टनेस ऑफ द ब्रॉड फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स इन द नेचर अबव। तो कोर्ट ने कहा कि कोई गेन सेइंग नहीं है कि एक स्टे जो है अगर इंडेफिनिट नेचर का होता है जिससे रिजल्ट्स हो जाती हैं प्रोलॉन्ग और सिविल प्रोसीडिंग्स में, तो केस जो है एज द केस मे बी ड्यूली, साथ में ये भी बताया अनड्यूली, साथ में ये भी बताया कि जो डिले है वो हमेशा जरूरी नहीं कि कंडक्ट ऑफ द पार्टीज की वजह से भी होता है इन्वॉल्व, और डिले जो है कई बार ओकेजनली कोर्ट की इनेबिलिटी की वजह से भी होता है क्योंकि वो प्रोसीडिंग्स को एक्सपीडिशियसली नहीं ले पाती हैं। तो यहां पर प्रिंसिपल लेट डाउन किया गया था अबव डिसीजन में टू अफेक्ट दैट कि जो स्टे जो है ऑटोमेटिकली स्टैंड वेकेटेड हो जाएगा, तो मींस जो ऑटोमेटिकली वेकेशन ऑफ द स्टे बिना किसी एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड, तो और वेदर जो स्टे जो है or should not be extended further, तो is liable to be result in the serious miscarriage of the justice। तो कोर्ट ने कहा कि आप यहां पर ये बताया है कि 6 महीने के बाद जो बिना किसी एप्लीकेशन ऑफ माइंड के बाद ये कहना है कि स्टे वेकेट हो जाएगा, तो इसकी वजह से मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो सकता है। तो इसलिए डिसीजन जो आया था एशियन रीसर्फेसिंग और रोड एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड का, तो वो 3 जजेस की जो बेंच ने दिया था, तो कोर्ट ने कहा कि हम ये कंसीडर ओपिनियन देते हैं कि ये एप्रोप्रिएट मैटर जो है वो लार्जर बेंच 5 जजेस के पास समक्ष जो है वो रेफर करना जरूरी है। तो इसलिए रजिस्ट्री को डायरेक्शंस दी कि एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर डायरेक्शन दी कि व्यू कैन बी रिकंसिडर्ड एट एन अर्ली डेट। तो डायरेक्शन दी कि एक इसको लार्जर बेंच के सामने भेजा जाए ताकि इसको कंसिडर किया जा सके और अर्ली डेट पे इस मैटर को लगाया जा सके। तो ये ऑर्डर आया था 1 दिसंबर 2023 का। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।